Hello friends, welcome to the Hindu Daily Editorial Analysis. Today at the 17th of the August 2023, we will discuss the editorial published in the Hindu newspaper. आज 17 अगस्त है और द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इससे पहले बता दें, हम करंट अफेयर सेक्शन को अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और हमारा देश फेडरल इन नेचर है। हमारे किसी भी आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट, तो ये यूनियन है, फेडरल इसका नेचर है, फेडरल वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है। लेकिन जब भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर पार्लियामेंट के माध्यम से ही सारे काम किए जाते हैं। इसी रेफरेंस में इसी मानसून सत्र जो कि अभी ख़त्म हुआ है, इसमें कुछ ऐसे एक्ट बने हैं या कुछ ऐसे बिल पेश हुए हैं जिनका इफ़ेक्ट लंबे टाइम तक भारत के पॉलिसी पर या यहाँ पर सोसाइटी पर पड़ने वाला है। इसी के केस में जो है एक डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है, जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करने की बात की गई है। तो इसी अलावा कुछ और दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल था, कुछ अन्य बिल थे, लेकिन ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है और क्रिमिनल रिफॉर्म का मैटर है, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर है, इनका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए ये जो है हमेशा आर्टिकल में हर 2-3 दिनों पर आ रहे हैं और अलग अलग राइटर अपना अपना भी रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के आर्टिकल क्या है। एन एक्ट टू सीमेंट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, एक डिजिटल तानाशाही की बात इस एडिटोरियल के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि टाइटल कहता है। और ये जो एक्ट बना है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये क्या करेगा, एक एक्ट सीमेंट की तरह काम करने वाला है, ऐसा राइटर का कहना है। तो आइए देखते हैं कि ये राइटर जो है क्या कहते हैं इस बिल के रेफरेंस में। बता दें, राइटर जो हैं अपर गुप्ता हैं और ये एक एडवोकेट हैं। हम देखते हैं 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, पुट्टा स्वामी मामले में। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का भाग है और ये जो है एक फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए कोर्ट ने उसी डिसीजन में कहा था कि इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ को पार्लियामेंट में लाना चाहिए। उसी के रेफरेंस में ये बिल आया है। तो इस आर्टिकल में कहा गया है, यू मे से दैट यू वांट टू बी फॉरगेटेन बट द स्टेट डज नॉट वांट टू फॉरगेट यू। आप चाहते हैं कि आपको भुला दिया जाए, परंतु स्टेट आपको कभी भूलने नहीं देगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि अब जो प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगे, कुछ ऐसे क्लाज होंगे जिससे आपकी पूरी डाटा लाइफ टाइम तक के लिए सेव हो जाएगी गवर्नमेंट के पास। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसे हम डाटा एक्ट भी कहते हैं, इसके रेफरेंस में कुछ जो है राइटर हैं जैसे अमृता जौहरी और अंजलि भारद्वाज। इन लोगों का क्या कहना है, ये लोग किसी कैंपेन से जुड़े हुए हैं, एक नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एंड सतर्क नागरिक संगठन, इससे जुड़े हुए लोग। इनका क्या कहना है, थ्रिटेन द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, अब वो फाउंडेशन ही हिलने वाला है, अब वो ही खतरे में आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके वजह से अब ट्रांसपेरेंट नहीं रह सकेगी और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ एग्जेम्पशन बहुत ज़्यादा बना दिए गए हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर सुभाषिस जो आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है, उनका क्या कहना है, फैसिलिटेट्स डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज रेदर देन डाटा प्रोटेक्शन। तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एंटिटी एक्चुअल में नागरिकों का, सिविलियंस का वो डाटा कलेक्शन करने के लिए ये पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कोई डाटा प्रोटेक्शन जैसा कुछ नहीं दिखता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड डाटा एक्ट टेक दिस शेप। आखिर डाटा का एक्ट जो है ऐसा बना ही क्यों, ऐसी सर्कमस्टांसेज ही क्यों क्रिएट हो रही हैं। तो इसका एक जो है लाइन में आंसर है, टोटल स्टेट कंट्रोल। जैसा कि इनके टाइटल से ही है कि जो एक्ट क्या है, डिजिटल अथॉरिटेरियन के लिए सीमेंट का काम करेगा। तो इस पूरे एक्ट का यही इन राइटर के अकॉर्डिंग है कि टोटल स्टेट कंट्रोल होने वाला है
पूरे जनता के सभी जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन पर गवर्नमेंट की नज़र होगी। आइए देखते हैं आगे ये क्या कहना चाहते हैं। इनका कहना है, शुरुआती टाइम से लेकर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 जुलाई 2015 में उस सिलिकॉन वैली में थे और वहाँ पर सितंबर में इस प्रधानमंत्री ने जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जुलाई 2015 में लॉन्च किया और फिर वो जुलाई के बाद सितंबर 2015 में उस सिलिकॉन वैली में थे। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग सिटीजन्स एम्पावरमेंट एंड डेमोक्रेसी दैट वंस ड्रीव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री 2015 में कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, उन्होंने डिजिटल नहीं कहा था, सिंपल टेक्नोलॉजी जो है वो जनता को, सिटीजन को एम्पावरमेंट करेगा, उनको पावरफुल बनाएगा, स्किल्ड बनाएगा, जैसा कि डेमोक्रेसी कभी बनाता था। यानी डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू थी वो अब राइटर के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल आवर प्रॉब्लम विल बी फिक्स्ड बाय डिजिटल रिवोल्यूशन रेदर देन ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, उनको जनता की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग जो है उसके अनुरूप कन्फॉर्मिटी लाया जाए। इसके अलावा इनका कहना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल रिवोल्यूशन ही जनता के सारे समस्याओं का सलूशन है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी है गवर्नमेंट की कि कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर, उसको स्टेट के पावर को बढ़ा देना है, जिससे वजह से एक सर्विलेंस कैपिटल और सर्विलेंस वेलफेयर बनाया जा सके। ठीक है, सारा वेलफेयर सर्विलेंस बेस पर होगा और पूरा को पूरा एक सर्विलेंस कैपिटल बन जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पिछले समय में कोरोना आया 2020 में, उसके बाद पूरी दुनिया में इसका प्रकोप रहा, परंतु भारत सरकार ने ओपन बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इन्होंने धड़ाधड़ 2 ऐप बनाए, आरोग्य सेतु और कोविन। बता दें यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले साल आरोग्य सेतु, कोविन, इसके अलावा जो है डिजी लॉकर, इन सब को लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया और ये सब ओपन सोर्स से बनाए गए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जो टर्मिनोलॉजी आ रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं, लेकिन ये टफ क्वेश्चन था। तो हम बता दें इस आर्टिकल में कहा गया है कि एमआईटी टेक्नोलॉजी का रिव्यू क्या है, कोविड ट्रेसिंग ट्रैकर जो था आरोग्य सेतु, ये पूरे के पूरे दुनिया में केवल भारत ने बनाया था और इसके साथ साथ इसे मैंडेटरी भी किया गया था कि कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, पब्लिकली एक्सेसिबली किसी प्लेस पर जाते हैं, कोई सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना ही होगा, जिससे कि सरकार आपकी पूरे जो है मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन रख सके। इसी तरह जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला, ऑनलाइन वैक्सीनेशन कराए गए तो कोविन हुआ, लेकिन ऑनलाइन वैक्सीनेशन सभी ने नहीं कराया, जिनके पास सुविधा नहीं थी उन्होंने नहीं कराया। लेकिन जो आरोग्य सेतु ऐप था उससे इंस्टॉल करने की पर जो है सरकार ने कहा था, लेकिन इस क्वेश्चन ये है कि क्या उसको इंस्टॉल करने से हम इन्फेक्शन से बच सकते थे। तो इसके सोचने के अलग अलग मायने हैं। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव लेंगे तो उनका कहना है कि आरोग्य सेतु से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ पर कंटेमिनेशन ज़्यादा है, आप उस क्षेत्र में जाने से अपने आप को अवॉइड करें, बचें। और इनका मानना है कि इससे सरकार डाटा कलेक्ट कर रही थी कि कहाँ पर कितने लोग जो है कितनी सर्विस एक्सेस कर रहे हैं और कितने लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोरोना से रिलेटेड शेयर कर रहे हैं। अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से 2014 से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो है स्कीम लॉन्च किए, प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसका एक डेडलाइन जून 2021 में दिया गया था, फिर उसके जून 2024 कर दिया गया है। लेकिन उसी समय सरकार ने कहा था कि उनके जो पूरा डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उनका, उसमें डिजिटल प्रोग्राम को ऑलरेडी शामिल किया गया है। और स्मार्ट सिटी मिशन में तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की बात की गई थी, जिससे कि रियल टाइम पर डाटा जो है रेजिडेंट्स का पूरा जो है गैदर किया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें, राइटर का कहना है कि जब हमारे पास हर जगह कैमरे लग रहे हैं, एलईडी स्ट्रिप हैं रोड पर, मेट्रो स्टेशन पर, हर जगह जब हर जगह कैमरे ही होंगे, 360 व्यू लिए जाएंगे, तो क्या हमारा जो है हम सच में स्मार्टर हैं या सच में सेफ़ हैं या नहीं। इसके आगे जो है अगर बात करें गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटी को, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर एग्जांपल के तौर पर लें, जो सर्विलेंस, मास सर्विलेंस का कंसेप्ट है गवर्नमेंट का,
उसमें उन्होंने 2018 में एक टेंडर लाया था जिसमें सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब में उन्होंने कहा था क्रिएट ए 360 डिग्री व्यू। तो उन्होंने कहा था पूरी सोशल मीडिया पर पूरा तरीके से नज़र रखा जाएगा और उसको एक नेशनलिस्टिक फीलिंग दे, राष्ट्रीयवादिता जो है अनुभव दिया जाएगा। बाद में 2019 में जून 28 को भी एक जो है नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लाया गया और ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। अब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। इसके अलावा देखा जाए तो अब सरकार को जो ये 2 प्रोजेक्ट थे जो 2018 और 2019 में आए, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड थे और फेशियल रिकॉग्निशन से, अब इस डाटा प्रोटेक्शन बिल से उनको एक तरीके उन्होंने उसमें कुछ ऐसे क्लास दिए हैं कि बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे ये दोनों ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी सिटीजन को अब कोई ऐसी चीज़ें छिपाने के लिए पनिशमेंट मिलेंगी। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सर्विस अवेल करता है, लेता है और उसको पर्सनल डाटा अपना शेयर करना है, अगर उसमें वो डाटा शेयर नहीं करता है या उसमें कुछ चीज़ें छिपा लेता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक फाइन भी है, ऐसा कहा गया है। तो नॉट टू सप्रेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन वाइल प्रोवाइडिंग हर पर्सनल डाटा फॉर एनी डॉक्यूमेंट। तो किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप डाटा प्रोवाइड करते हैं तो फुल्ली आपको डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखा जाए इसमें कहते हैं थिंकिंग बाय द गवर्नमेंट। आगे कहते हैं गवर्नमेंट का कहना है कि देश में स्केयर मॉन्गरिंग के केस चल रहे हैं, परंतु इसके बावजूद हमें जो है विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारी प्राइवेसी है डाटा एक्ट में वो सुरक्षित है और एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि अगर डिजिटल सोसाइटी में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको डाटा शेयर करने होंगे। इसके अलावा जो है अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो गवर्नमेंट का कहना है कि ओवर टाइम में हम जो है इसमें चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसे हम चेंज करेंगे, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा ये भी बात की गई है कि जो बहुत सारे जो है सरकार अब लेजिस्लेशन लेके ऐसी आ रही है जिसमें बहुत सारे जो है जानकारी ली जाती है और इसी क्रम में सरकार ने एक और कानून लेकर आया है इसी सेशन में, द राइट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। और इसमें जो है एक नेशनल डाटा बेस सीडेड विथ आधार बनाया जाएगा, एक नेशनल डाटा सेट जिसमें सभी का आधार नंबर उसमें अटैच होगा। और इसका मतलब है कि जब बच्चा पैदा होगा डिजिटली जो है बर्थ और डेथ, बर्थ से लेकर के डेथ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी उसमें सेव की जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है जन्म से लेकर मरने तक पूरी डिजिटल डाटा कंट्रोल करना चाहती है, कि स्टेट कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहती है। हम देखते हैं सरकार ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट रखा। पहले 2025 था, अब वो 2030 हो गया है और उसमें सरकार ने साफ साफ कहा था कि जो डिजिटल सेक्टर है इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, करीब करीब 20% कंट्रीब्यूशन, 1/5 जो है डिजिटल सेक्टर से ही आएगा। इस तरीके से ऐसा भी एक आकलन है कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें जो है सरकार का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है और इसको जो है एक लाइट टार्च रेगुलेशन माना जा रहा है, लेकिन एक तरीके से ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको एक वेक मिनिस्ट्रियल डिसीजन माना जा सकता है। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन बनाए हैं, कुछ छूट प्रोवाइड किए हैं, वो खतरनाक दिख रहे हैं। जैसे कि एक सिंगल कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी को सरकार जो है सुओ मोटो बेस पर जो है अगर कंप्लेन फाइल हो तो उनको डाटा प्रोटेक्शन बिल से एक्चुअल में सरकार बाहर कर सकती है। यानी अगर कोई कंपनी है, सरकार चाहे उस कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंस्टीट्यूट को या किसी कंपनी को या ग्रुप ऑफ कंपनी को सरकार चाहे यूनियन गवर्नमेंट उससे उस सारे डाटा प्रोटेक्शन बिल से अलग कर सकती है। इससे क्या होता है कि एक वे कंसेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कंपनियों में जो है जो फ़ायदे वाली बात है वो क्या करेंगे, सरकार के पक्ष में आ जाएंगे, क्रोनिक कैपिटलिज्म का खतरा बढ़ेगा। और ऐसा माना जाए, राइटर का कहना है कि ऐसा बिल चाइना में भी आ चुका है। चाइना में भी जो है एक बिल आया है जो कि वहाँ से नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ चाइना, वहाँ पर भी इसी तरीके की डिमांड की गई है कि सब लोग अपने डाटा को शेयर करें। और लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहीं से इंस्पिरेशन लिए हैं। और अब इस तरीके से क्या है कि जो कंपनियां क्रोनिक कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगी उनको इस बात का डर रहेगा कि कोई अन्य कंपनी विनर बन जाएगी, कोई लूजर हो जाएगा। तो कंपनी अब डिजिटल मार्केट में विनर और लूजर सरकार डिसाइड कर सकती है, इस बात का एक डर है और एक सेंट्रलाइज स्टेट कमांड
क्रिएट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वो कहते हैं ए वार्निंग टू हेड, वेयर डज इट लीव द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हमारे देश के नागरिक कहाँ जो है खड़े मिलेंगे। तो 2018 में सरकार का एक डिसीजन आया था, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 2017 में पुट्टा स्वामी केस में जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट का डिसीजन आया था, उसमें के बाद 1 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जो आधार कार्ड का हर चीज़ से अटैचमेंट है वो लिमिटेड होना चाहिए, जहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट हो वहीं पर होना चाहिए। जैसे इलेक्शन के मामले में वोट डालने में कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है तो वहाँ पर उसे आधार को कंपलसरी नहीं किया सकता, लेकिन जैसे छात्रवृत्ति लेना है, सब्सिडी लेनी है, लोन लेना है, तो इस तरीके के चीज़ों में जहाँ पर सरकार डायरेक्ट आपको मॉनेटरी बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है वहाँ पर लेने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया रिक्वायर्स ए वाइडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिबूट एंड डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। तो राइटर का यही कहना है कि भारत को एक वाइडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिबूट लाना चाहिए, अदरवाइज देश में एक डिजिटल अथॉरिटेरियन व्यवस्था स्थापित होने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू बिल्स एंड प्रिंसिपल्ड कोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म। इसको लिखे हैं GS वाजपेयी, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। तो वाइस चांसलर हैं, ये लीगल जो है इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो आइए देखते हैं इनका व्यू क्या है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में सरकार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चेंजिंग कर रही है। तो जैसा कि सरकार ने रिसेंटली में 3 बिल पेश किए हैं, द भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो है भारतीय साक्ष्य बिल, इनको जो है सरकार ने बिल पेश कर दिया है। फिर वो जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, अब उसको जो है अगले सेशन में शायद फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर बिल की बात की जाए तो कोई भी क्रिमिनल लॉ जो होता है एक्चुअल में उसके लिए जो फ्यूचर को शेप देता है, क्योंकि जो हमारा बिल प्रेजेंट टाइम में है ये 163 साल पुराने जो IPC CRPC हैं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट हैं, ये 1860, 1872, 1898 के बने हैं। अब इतने सालों के बाद फिर से चेंज आ रहा है, तो एक तरीके से फ्यूचर सेफ हमको मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें सस्टेनेबिलिटी, इफिकेसी और एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिलीवरी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इसमें कोई फ्लॉ होगा तो एक्चुअल में एक बहुत ही साइट ऑफ स्ट्रगल एंड कॉन्ट्रैक्शन का मामला बन जाएगा। क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ये एक्चुअल में एक सोशल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है, और साथ ही साथ ये हमें जो है गाइडिंग भी करता है कि हमारे जो है सोशल नॉर्म क्या हैं, और जो भी जो है कंडीशनिंग ऑफ द स्टेक होल्डर एंड फंक्शनरी ऑफ द मैकाले, जो मैकाले का नियम है वो जैसा कि हमने कहा 163 ईयर पुराने हैं। अब ये कॉलोनियल पीरियड के लॉ हैं, इसलिए इनको बदलना भी आवश्यक था, क्योंकि फार साइटेडनेस हमें भविष्य के ध्यान में रखते इतने पुराने लॉ को बदलना आवश्यक था। बता दें 1947 में जो है संविधान को बनाने में ही 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, 64 लाख रुपए उस समय लग गए। तो इसलिए जो है IPC CRPC इन सब में चेंजिंग नहीं की गई। सिर्फ इतना कहा गया आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के माध्यम से कि जो भी इसमें क्लाज हैं, सेक्शन हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट को या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेशन करते हैं तो उस सेक्शन को, उस आर्टिकल को, उस क्लाज को हम नल एंड वाइड कंसिडर किया जाएगा। इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं की गई थी, लेकिन अब इसमें चेंजिंग की जा रही है। अब ये जो चेंजिंग हो रही है इसमें कुछ ऐसे क्लाज को जोड़े जा रहे हैं जो पहले थे ही नहीं। जैसे इसमें एक क्लाज है कि लिमिटेड इनोवेशन सच ए ट्रायल इन एब्सेंटिया। ट्रायल इन एब्सेंटिया का मतलब है कि कोई जो है विदेश में भी है तो उसके ऊपर भी, या कहीं अन्य भी एब्सेंट है इस देश में, तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसके जो है केसेस के चलते रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है सुसाइड को पहले जो है आर्टिकल ने जो IPC की धारा 309 थी 309, उसके तहत सुसाइड को एक क्राइम माना जाता था। पहले भी सरकार इसको अमेंड करके रिपील कर चुकी थी, इसमें भी वो हट गया है। साथ ही साथ एडल्ट्री को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो परमिसिबल है, लेकिन उसके बेस पर जो है डाइवोर्स हो सकता है, उसको भी सरकार ने बाहर रखा, रास्ता दिखा दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए सेडिशन एक एक्ट था जो सेक्शन 124A 124A था, वो राजद्रोह का मामला चलता था, लोगों उससे परेशान रहते थे। बहुत सारे कमेटियों ने रिकमेंडेशन दिया था कि उसे रिपील की जानी चाहिए, तो उसको भी रिपील किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें कुछ नए एक्ट अफेंसेज जो है
ऐड किए गए हैं, जैसे टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग, नेग्लिजेंस एक्ट, इस तरीके से कुछ और डायमेंशन को ऐड किया गया। साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन सरकार ने जो भी एक्ट ऐड किए हैं, जैसे इसमें टेररिज्म या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ एक्शन, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड कर दिए गए थे, परंतु अब इन्हें एक तरीके से कंसोलिडेट किया जा रहा है, जिससे कि उनको एक पूरा हमको एक ही जगह पर मिले। इसके पीछे के कारण हमें भी देख सकते हैं। जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ तो उस समय देश के पास ऐसा प्रॉपर टेररिज्म से रिलेटेड कानून नहीं था, क्योंकि जो पोटा कानून था उसको सरकार रिपील कर चुकी थी 2008 में, तो 2004 में रिपील हो गया था, इसलिए 2008 में फिर से NIA का गठन किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया था। तो अब देखा जाए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, हमें ये जो कानून बन रहे हैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कंसर्न या आउटकम को देखने के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि जो फंडामेंट क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस हैं, जो क्या सच में ये प्रोसेस जो है क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको हेल्प करेगा, साथ ही साथ हमें क्या जस्टिस दिलाने में ये मदद करने वाले हैं कि नहीं हैं। द अमेंडेड लॉ मस्ट स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द स्टेट सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये जो है हर जगह कही जाती है कि जो स्टेट है और पब्लिक है, इनके बीच में एक स्ट्राइक बैलेंस होना चाहिए कि स्टेट की सिक्योरिटी बनी रहे, साथ ही साथ इंडिविजुअल पर्सन की फ्रीडम को भी मेंटेन किया जाना चाहिए। इसलिए जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं वो किसी भी तरीके से फंक्शनरीज के जो साथ पोटेंशियली मिसयूज नहीं होना चाहिए, लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और भारत में ये जो रिपील हो रहे हैं तीनों कानून, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें मिसयूज होता है, और ये हम सभी जानते हैं कि मिसयूज होता है। इस वजह से इससे प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। आगे देखा जाए तो हमें इस चीज़ की भी देखना चाहिए कि जो मोरल लीगल ऑफेंस हैं, जो क्रिमिनल कंडक्ट हैं, इनसे भी हमें स्टडी भी करना चाहिए कि ये मोरल या लीगल ऑफेंस जो हो रहे हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों हो रही है। आगे देखा जाए, क्रिमिनल लॉ इन दिस कंट्री फर्दर क्लास डिवाइड एज द रिच एंड रिसोर्सफुल गेट। हम जानते हैं भारत में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सफुल पर्सन जो अमीर वर्ग है उसको न्याय बड़े आसानी से मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, लेकिन गरीब पर्सन जो वल्नरेबल है उसको नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रिंसिपली ये ध्यान रखना चाहिए, इक्वलिटी और इक्विटेबिलिटी दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी से केवल काम नहीं चलता है, इक्विटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज क्रिमिनल रिफॉर्म करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और हमको जो है टेररिस्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिजेंट एक्शन लेने चाहिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह होते हैं। अब आगे हमें देखना है कि जो सरकार इस बिल को ला रही है ये क्या है, रियोटेरिक और रियलिटी में गैप मेंटेन हो रहा है कि नहीं, कथनी और करनी में क्या सच में फ़र्क आएगा कि नहीं। जैसा कि अब तक के लॉ को कहा गया है कि उसमें जो है बहुत सारे लूप होल थे और मिसयूज होता था, तो क्या अब आगे ऐसा होगा कि नहीं होगा, मिसयूज होगा कि नहीं होगा, कथनी और करनी में डिफरेंस आएगा कि नहीं, और एक्चुअली में जो एक कैपेसिटी बिल्ड होगी कि नहीं जनता की। तो फाइनली अगर हम बात करें जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए, ये लॉ के लिए एक टेस्ट होगा कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, विक्टिम है, गरीब पुअर पर्सन है, क्या सच में उनको न्याय ये सिस्टम दे पा रहा है कि नहीं। क्रिमिनल लॉ रिमेन्स ए स्ट्रेटजिक पावर एसेट फॉर द स्टेट। तो क्रिमिनल लॉ जो होते हैं हमेशा स्टेट के लिए स्ट्रेटजिक पावर होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है, अगर किसी क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल है और सरेंडर नहीं कर रहा है, कोर्ट से भागा हुआ, न्यायिक सिस्टम से दूर भागा हुआ है, तो उसकी बिल्डिंग को ही गिरा दी जाती है। इससे क्या होता है, ये क्रिमिनल लॉ ही है जो सरकार को पावर दे रही है। इससे सरकार और भी पावरफुल हो रही है, जनता का कॉन्फिडेंस हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, लोग कोर्ट में जाते हैं, 20 साल 30 साल मुकदमा चलता है, फाइनली लोग छूट जाते हैं या बहुत कम सज़ा होती है। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट उनके बिल्डिंग गिरा दिए जा रहे हैं, उनके बैंक बैलेंस सीज कर दिए जा रहे हैं, तो जनता को दिखता है कि हाँ काम जो हुआ है। इसलिए जो इससे स्टेट का कंट्रोल और बढ़ जाता है, स्टेट का जो है पावर बढ़ जाता है। तो अगर देखा जाए जो स्पेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड टू एकोमोडेट ग्रेटर प्रोविजन कंसर्निंग विक्टिम्स राइट। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, गवर्नमेंट को जो पावर दिया है, उसके विक्टिम को, जो भी कंसर्न विक्टिम है उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अब तक का कानून है वो विक्टिम प्रो विक्टिम नहीं था, वो प्रो क्रिमिनल था। वो हमेशा क्रिमिनल के
लिए जस्टिफाई की बात करता था, उसके कभी आर्टिकल 14 आते थे, कभी आर्टिकल 17 आते थे, कभी आर्टिकल 19 आते थे, कभी आर्टिकल 21 आते थे। तो कभी उसकी राइट टू प्राइवेसी चल रही है, कभी जीवन का अधिकार है, तो कभी उसको किसी तरीके का अधिकार की बात की जाती थी। इसलिए इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये रिफॉर्म हमको एक बहुत ही इन्विजन्ड तरीके से होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस में रियली रिफॉर्म होने चाहिए। आगे इन छोटे आर्टिकल्स में देखा जाए जो द हिंदू में है, ए नेसेसरी ब्रेक। एक्चुअली हम देख रहे हैं फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश होने लगी और बहुत सारे लोग मारे गए। तो जो अल नीनो होता है एक इफ़ेक्ट कि जब पेरू के तट पर दक्षिण अमेरिका में वहाँ पानी जो है गर्म हो जाता है और वो जो है टोटल जो है नियर सरफेस होते हैं उससे ज़्यादा गर्म होता है और कभी कभी तो 5 डिग्री तक ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है इवापोरेशन होता है और वो फिर जो है हमारे जो है समुद्र के तटों पर वो हिंद महासागर में ठंडे हो जाते हैं। और फिर जब राजस्थान है, नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। जब नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त में, तो यहाँ पर क्या होता है इवेपोरेशन होता है, हवाएं जो है गर्म होकर के उठती हैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की वजह से गैस उठती है और जाती है ट्रोपोपास पर। ट्रोपोपास से फिर वो हिंद महासागर में जाकर के वहाँ पर जो है हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर है, तो वहाँ हाई प्रेशर पर हवाएं उतरती हैं। और जब वो हवाएं उतरती हैं तो चूँकि नॉर्दर्न इंडिया में चाहे पूरे इंडिया में जब हवा ऊपर चली गई तो यहाँ की स्पेस खाली हो गया। स्पेस खाली होकर उसको ऑक्यूपाई करने के लिए क्या होंगे, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो वही हवा जो चली थी पेरू के तट से ऊपर उठी थी, फिर हिंद महासागर में उतरी, फिर वहाँ से उसने मॉइस्चर लिया और फिर अब सतह से चलते हुए वो भारत में आती है। फिर वो 2 पार्ट में टूट जाती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में। तो एक हो जाता है वेस्टर्न यानी अरेबियन मानसून और एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी में जो हो जाता है बे ऑफ बंगाल का मानसून। लेकिन इन दोनों की प्रक्रिया देखा जाए तो जो अल नीनो होता है उसमें बारिश नहीं होती है क्योंकि पेरू का तट ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया उलट जाएगी, तो बारिश उधर ज़्यादा होने लगती है, हिंद महासागर में होती है, इधर हमारे यहाँ सूखा पड़ता है और ला नीना में बारिश होती है। लेकिन अब की साल ये उल्टा हो गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है बहुत सारे लोग का घर बह गया, बिल्डिंग बह गया, करीब करीब 10,000 करोड़ लोग केवल जो है हिमाचल प्रदेश में मर गए हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये पूर्व आकलन है, और 150 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। अब इस तरीके से ये दिखता है कि जो एक्चुअल में ये क्लाइमेट चेंज का ही असर है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको जोड़ा जा रहा है कि मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्चुअली में कोइंसाइड कर गए हैं। हम जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पछुआ विक्षोभ, ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर से उठता है और ये जो है कैस्पियन सागर से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में आकर के दिसंबर जनवरी के गेहूं की फसलों में बारिश करता है, जिससे फसल अच्छी होती है। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसी कीमत पर फरवरी तक लौट जाता है। अब की साल तो ये और पहले लौट गया और फरवरी जो है पूरे सेंचुरी का सबसे ज़्यादा गर्म फरवरी महीना रिकॉर्ड किया गया भारत में। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उस समय तो बारिश नहीं किया, परंतु इस समय ये बना हुआ है और अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून दोनों कोइंसाइड कर गए, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये बारिश बहुत ज़्यादा हो। ये प्रेजेंट टाइम का ये एनालिसिस है मौसम वैज्ञानिकों का। इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। इसके पीछे एक कारण ये दिया जा रहा है कि जो आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, उसमें जो है कुछ फिनोमेना हो रही है, उसके वजह से भी जो है वार्मिंग जो हो रही है आर्कटिक ओशन की, उसके जो पोलर जेट हैं वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर दे रहे हैं मेडिटेरेनियन सी में, और इधर से जो जेट स्ट्रीम आ रही है उनको जो है मॉइस्चर मिल रहा है और एक रेगुलर मॉइस्चर मिल रहा है, जिसके वजह से वो फिर आ रहे हैं इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक कारण और भी दिया गया है कि ये बारिश तो हो रही है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही है उस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं रखे जा रहे हैं, जिसके वजह से और भी हादसे हो रहे हैं, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है। वहाँ के जो है जोशीमठ में बिल्डिंग धंसी है, चमोली में हुए हैं। तो जो 4 धाम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, इस आर्टिकल का कहना है कि वो भी जो है एक इफेक्ट डाल रहा है। तो जो भी सरकार जो है प्रोजेक्ट बना रही है उसमें सरकार विशेष रूप से ध्यान रखे कि हम जो हैं जो प्रोजेक्ट बनाएंगे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। इस रेफरेंस में एक बात ये भी है कि जो सीएम हैं हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के, ये लोग पॉपुलर जो है
एक्टिविटी के लिए कि हम जनता के नज़रों में हमेशा अच्छे बने रहें, ये लोग शॉर्ट टर्म गोल को ही डिसाइड करें, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन खोज रहे हैं और सिर्फ सेंटर से कंपनसेशन मांग रहे हैं। सेंटर से कह रहे हैं कि इसे जो है नेशनल डिजास्टर जो है बना दें, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जनरेट करें। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस साल अगर डिजास्टर फंड में पैसा मिल गया, कंपनसेशन मिल गया, तो अगले साल तो फिर बारिश आएगी, फिर इसी तरह प्रलय होगा। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाने होंगे कि ये जो है आपदा को ही हम कंट्रोल कर सकें। जैसे कि चक्रवात से हम उड़ीसा में बच पा रहे हैं। उड़ीसा में पहले हज़ारों लोग मरते थे, लेकिन अब एक सिंगल आदमी नहीं मर रहा, कुछ घरों का केवल नुकसान होता है। इस तरीके की हमको फुल प्रूफ प्रोटेक्शन का प्लान बनाना चाहिए। इसके आगे देखिए जाए तो प्रधानमंत्री जो है लाल किले से 15 अगस्त के अवसर पर कुछ स्कीम भी लॉन्च कर दिए और हाउसिंग फॉर ऑल का एक कंसेप्ट आया है। सरकार पहले ही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन चला रही थी, जिसको 2024 तक एक्सटेंड भी किया जा चुका है कि उसके जितने सक्शन्ड हाउसेज हैं उन्हें कंप्लीट किया जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि हम देख रहे हैं शहरों में लोगों के पास घरों की बहुत समस्या है, शॉर्टेज है, और इसलिए जो है अर्बन हाउसिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सरकार ने कहा है कि वो जो है क्या करेंगे, इसमें कुछ लोन दिए जाएंगे और उसमें रिलीफ दिया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन था उसमें कुल जो है सरकार ने जितने सैंक्शन किए थे हाउसेज के, उसमें 76.2 लाख हाउस बना दिए गए। यानी सरकार ने 1,19,000 जो है करोड़ घर सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 76.25 लाख हाउस बने हैं। ये एक रिकॉर्ड है और सरकार ने इसके लिए 1,49,000 करोड़ रुपए भी खर्च किया है। लेकिन ये पैसा केवल 24.4% है, यानी सरकार केवल 1/4 खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार 24.4% खर्च कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को जो है 16% खर्च करना है और बाकी 60% बेनिफिशियरी को खुद खर्च करना पड़ता है। तो कुछ रिपोर्ट में आई हैं कि सरकार जो है जो बेनिफिशियरी हैं वो काफ़ी पुअर हैं और वो एक्चुअल में जो 60% है उसे बियर नहीं कर पा रहे हैं, उसे वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार का प्लान है कि कम से कम जो है 40% उनको अब खर्च करना रहे, नहीं जो 60% खर्च कर रहे थे वो 40% खर्च करें। तो एज बेनिफिशियरी आर नॉट इन द पोजीशन टू fully pay their share because of their low income, even though some state government try to help such a beneficiary access bank loan। तो चूँकि जनता इसको एक्सेस नहीं कर पा रही, फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्लान किए हैं कि उनको कुछ सस्ते में लोन दे दिए जाए और सरकार भी इसीलिए हाउसिंग स्कीम लेकर के आई है। इसके पीछे का कारण है कि जो है घरों के बहुत महंगे हो रहे हैं, रूम रेंट महंगे हैं और बहुत सारे और फैक्टर भी डिसाइड करते हैं जो घरों के लिए होते हैं। तो इस तरीके से देखा, दिस टाइम द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू ड्राफ्ट ए फुल प्रूफ स्कीम सो दैट हाउसिंग फॉर ऑल नो लॉन्गर रिमेन्स ए स्लोगन बट बिकम ए रियलिटी इन द टेंजिबल फ्यूचर। तो अब इस समय सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना आया वो 2024 तक उसको एक्सटेंड किया गया, लेकिन अब से इस तरीके से प्लान बनाए जाएँ कि वो रियलिटी में एक्चुअल में बेनिफिशियरी उससे लाभ ले सके, न कि वो एक केवल कागजी कार्रवाई बन करके रह जाए। तो ये था आज का जो है द हिंदू का आर्टिकल, जो एडिटोरियल सेक्शन है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य लोगों को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।